हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसबल पे। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, रोल ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6, क्लास 11 एनसीईआरटी। देखिए, क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट के भी दो फैक्टर होते हैं जो ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पहला प्रेसिपिटेशन, दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। किसी जगह पे बारिश, रेनफॉल या स्नोफॉल कितनी है, कम या ज्यादा है, या और दूसरा टेम्परेचर कितना ज्यादा है, वो उस जगह की सॉइल को डिफाइन करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी जगह पे जब भी हम कहीं भी, ये तो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, कहीं भी अगर हम रोल ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर मेनली जो होंगे वो यही दो चीज होंगी। पहला प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन, पानी कितना बरस रहा है ऊपर से, ये इस पे डिपेंड करता है, ये डिफाइन करता है क्लाइमेट कैसा है। और वहां पे टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर का डायनल डेली चेंज होता है टेम्परेचर, या ईयरली चेंज होता है, एनुअली चेंज होता है टेम्परेचर, ठीक है। डाउन मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज है, वही ये क्लाइमेट उसका डिफाइन करता है उस जगह का, कहीं का भी ले लीजिए आप, ठीक है। ये दो चीजें मेजरली ये डिफाइन करती हैं, ठीक है। बाकी सब सेकेंडरी है। अब आ जाते हैं क्लाइमेट का रोल सॉइल फॉर्मेशन में क्या है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी बोल रही है क्लाइमेट इज एन एक्टिव फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट जो है वो एक्टिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। पहला पेरेंट मटेरियल, दूसरा टोपोग्राफी। दोज वर पैसिव फैक्टर्स, वो खुद कुछ नहीं करते थे, वो एक बेस दे देते थे बाकी एक्टर्स को काम करने के लिए। लेकिन क्लाइमेट के मामले में उल्टा है, क्लाइमेट इज एन एक्टिव फैक्टर। क्लाइमेट करता है, अगर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, पानी ज्यादा पड़ेगा तो वेदरिंग ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन कम होगी तो वेदरिंग कम होगी। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इक्वेटोरियल रीजन्स में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे वेदरिंग ज्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन्स पे वेदरिंग कम होती है क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, ठीक है। वही टेम्परेचर के साथ है, इक्वेटोरियल रीजन टेम्परेचर जनरली ज्यादा रहता है तो वहां पे वेदरिंग ज्यादा होती है ना। पत्थर पहले गर्म होगा फिर ठंडा होगा, फिर जल्दी से गर्म होगा फिर ठंडा होगा अगले दिन, ऐसे चलता रहता है दिन में 2 बार, तो जल्दी से वो टूटेगा, रॉक में फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, बताया हुआ पहले। और क्या बोलते हैं, हमारे पोलर रीजन पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। इक्वेटोरियल में ज्यादा होता है, पोलर्स में नहीं होता, तो वहां पे वेदरिंग बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सॉइल डेवलपमेंट आर। अब जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं जिनका सॉइल डेवलपमेंट में रोल है, वो कौन कौन से हैं। पहला है मॉइस्चर, वही प्रेसिपिटेशन। इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, मॉइस्चर कितना है हवा में, फ्रीक्वेंसी। आज मॉइस्चर है हवा में, आज बारिश हो रही है। बारिश कब होती है, जब हवा में मॉइस्चर होगा तभी तो होगी ना, ह्यूमिडिटी होगी हवी तभी तो होगी। वो मॉइस्चर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बारिश, पानी नीचे गिरने लगता है। अब वो मॉइस्चर रोज हो रहा है, बढ़ रहा है हवा में, या कभी कभी हो रहा है, और कितना हो रहा है, इज इंटेंसिटी। डेली हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है मॉइस्चर की, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और कितने टाइम तक बारिश हो रही है उस मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर की इंटेंसिटी कितनी है, मॉइस्चर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उस मॉइस्चर की वजह से बारिश कितने लंबे टाइम तक हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। यहां आपको समझ आ गया, जितने ज्यादा लंबे टाइम तक बारिश होगी उतना ज्यादा टाइम फिर जमीन को वो पानी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, उतने ज्यादा लंबे टाइम तक पानी पड़ा रहेगा। अब मान लीजिए आज 2 महीने लगे, 2 महीने के अंदर 3 बार बारिश होनी, तो पानी तो कभी सूखेगा ही नहीं, ऐसा होता है ना, पानी तो कभी सूखा ही नहीं, तो मिट्टी तो एकदम कीचड़ बन जाएगी, तो उसकी वेदरिंग और जल्दी होगी। जो जहां मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो जगह होती है, जो बीच में जगह होती है, वहां पे सब जगह पानी भर जाएगा, वेदरिंग और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, वेदरिंग और ज्यादा रैपिड होगी, और ज्यादा प्रोसेस जो है वो रैपिड हो जाएगा वेदरिंग का, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, अच्छा, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन यहां पे लिखा हुआ है साइड में, इवापोरेशन ह्यूमिडिटी, मतलब अरे प्रेसिपिटेशन इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड करता है, इवापोरेशन ह्यूमिडिटी के ऊपर। एक बार फिर से बता रहा हूं, मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन किस पे डिपेंड करता है, इवापोरेशन और ह्यूमिडिटी पे। इवापोरेशन होगा तभी तो पानी बन के, भाप बन के हवा में मिलेगा, ऊपर जाएगा, और फिर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जब वो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फिर बारिश हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन जब पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये डिपेंड करना है कि ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, वो इवापोरेशन ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, कितना इवापोरेशन होता है, फिर ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ती है, उसके ऊपर जो है हमारा प्रेसिपिटेशन डिपेंड करती है। अभी के लिए इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरनल वेरिएशंस। यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या,
कि टेम्परेचर हाई है, मान लीजिए 50 टेम्परेचर रहता है, पूरे साल 50 रहता है दिन रात, तो वेदरिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। वेदरिंग कब होती है? जब पहले 50 हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 50 हुआ, फिर 4 हो गया। तो मैंने बताया था ना, रॉक्स क्या करते हैं, जब 50 होगा तो एक्सपेंड करेंगे, जब 4 होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो उनमें इस प्रोसेस में बार बार होने में उनके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं, फिर वो फ्रेगमेंट्स पे क्रैक पड़ेंगे, फिर वो टूट जाएंगे। ऐसे करके फाइन पार्टिकल्स में जब तक नहीं वो बदल जाते तब तक ये वेदरिंग चलती रहती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ सीजनल, ये जो चेंज हो रहा है 50 और 4 का टेम्परेचर, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ये सीजनल है या डायरनल है? सीजनल का मतलब अभी 3 महीने जो रहेगा गर्मी है, 3 महीने के 50 टेम्परेचर रहेगा, 40-50 40-50 इस तरीके से, और फिर अगले 3 महीने सर्दियां आ जाएंगी तो 2-3-4 रहेगा। तो ये तो हो गया सीजनल, ठीक है। सीजनल वेरिएशन हो रही है, साल में एक बार वेरिएशन हो रही है, एक बार टेम्परेचर बढ़ता है, एक बार टेम्परेचर घटता है, फिर अगले साल टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर अगले साल टेम्परेचर और घटेगा, ठीक है। ये हो गया सीजनल वेरिएशन। डायरनल वेरिएशन क्या होती है? जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, हमारा राजस्थान का जो रेत है, रेतीला एरिया, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं, थार, या कहीं भी रेगिस्तान जो होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं थार बोल रहा हूं अपना, क्योंकि आप हमारा इसलिए बोल रहा हूं, है ना। वहां पे क्या होता है, वहां पे दिन में 50 है, रात को 4 पहुंच जाता है, इतनी ठंड हो जाती है। 4 नहीं, 5-6 मान लो, 10 मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर अगले दिन क्या होगा, फिर अगले दिन दोपहर को 50 हो जाएगा, रात को फिर 4 हो जाएगा। ये डेली का काम है राजस्थान में, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है। रेत सनलाइट, दिन में जब धूप पड़ती है तो सनलाइट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और रात को जैसे सूरज छुप जाता है तो तुरंत वो हीट छोड़ भी देती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर एकदम से नीचे आता है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी समझा दिया और डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट जो है सॉइल फॉर्मेशन में क्या इंपैक्ट डालता है, ठीक है। 2 फैक्टर्स हमने बोला कि वो करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। कौन कौन से क्लाइमेट के? एक प्रेसिपिटेशन और एक हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं। लेकिन प्रेसिपिटेशन में भी 2 तरह की 2 केसेस होते हैं, एक जहां ज्यादा बारिश होती है, जहां पानी ज्यादा गिरता है, और एक जहां प्रेसिपिटेशन कम होती है, जहां कम बारिश होती है, पानी कम गिरता है। तो हमें दोनों की बात करनी है, वेट एरियाज में भी और ड्राई एरियाज की भी, दोनों की बात करनी पड़ेगी। पहले हम कर लेते हैं वेट एरियाज की बात, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हमारा चल रहा है, वेट एरियाज की बात कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट। प्रेसिपिटेशन जो है वो सॉइल को उसका मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। सॉइल को मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, बिना पानी के देयर इज नो लाइफ। वी ऑल नो दैट कि बिना पानी के लाइफ नहीं हो सकती। तो वो पानी कहां से आएगा? जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल को चाहिए वो कहां से मिलेगा? प्रेसिपिटेशन से। विच मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल, कि वो जो मॉइस्चर सॉइल को मिलता है उसी वजह से बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती हैं। अगर मॉइस्चर ना हो सॉइल के पास तो बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज पॉसिबल ही नहीं होंगी। और मॉइस्चर कहां से आएगा? प्रेसिपिटेशन से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट थ्रू द सॉइल एंड डिपॉजिट्स द सेम बिलो द डाउन बिलो। यहां पे क्या, यहाँ पे 2 टर्म आई है, एक इल्यूविएशन, एल्यूविएशन, एक इल्यूविएशन, ठीक है। क्या कहता है? जिन जगहों पे, क्योंकि हम वेट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वेट एरियाज की, जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, जब प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होगी और मान लीजिए स्लोप जेंटल है, या स्लोप अगर स्टीप भी है, खड़ा ढलान भी है, और बारिश होती रहती है, तो पानी बहुत लंबे समय तक सॉइल के कॉन्टेक्ट में रहता है कि नहीं रहता है। और अगर मान लीजिए जेंटल स्लोप है तो पानी भर ही जाएगा, फिर तो कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। उस केस में क्या होता है, जहां पे बारिश अगर ज्यादा हो रही है तो सॉइल के जो कंटेंट्स हैं, सॉइल जिन मिनरल से, जिन जिस मटेरियल से मिलकर बना है, क्योंकि पानी सॉइल के अंदर घुसेगा, पर्कोलेट होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पर्कोलेशन के बारे में, क्या होता है पर्कोलेशन, ठीक है ना। पानी सॉइल के अंदर, सॉइल एब्जॉर्ब करेगी, नीचे की तरफ जाएगा। अरे ये हमारी लेयर है, इसके ऊपर पानी गिरा तो सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी ना, तो नीचे की तरफ बहना स्टार्ट होगा, नीचे से पहुंच जाएगा। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना नीचे जाएगा, ऐसे ही तो होता है ना। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो सॉइल के कुछ कंपोनेंट्स अपने साथ नीचे लेकर के चले जाएगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारी सॉइल है, इसके ऊपर पानी गिर रहा है, पानी यहां से नीचे पर्कुलेट हो रहा है, तो कुछ डेप्थ के बाद वो डिपेंड करता है कि
स्लोप कितना है और उस जगह पे प्रेसिपिटेशन कितनी है। एक फिक्स्ड डेप्थ पे जो सोइल के जो मिनरल्स और कंपोनेंट्स है वो जाकर के नीचे जाने लगते हैं। जब वो नीचे जाते हैं उस प्रोसेस को हम इल्यूविएशन कहते हैं। द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू द सॉइल, सॉइल के थ्रू ही पानी, सॉइल के थ्रू ही अब सॉइल के कंपोनेंट्स नीचे लेकर के जा रहा है। इस प्रोसेस को हम इल्यूविएशन कहते हैं और ये जाके नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। उस इकट्ठे होने को हम इल्यूविएशन कहते हैं। मतलब प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूविएशन, उसका नीचे जाना, सॉइल कंपोनेंट्स का सॉइल के थ्रू नीचे जाना, डाउनवर्ड जाना इज कॉल्ड इल्यूविएशन। और वहां पे जाके इकट्ठे हो जाना उसको ब्लो डाउन, डिपॉजिट इन बिलो डाउन इज कॉल्ड इल्यूविएशन। ये बात ध्यान रहेगी। क्यों इकट्ठे होते हैं? पानी की परकोलेशन की वजह से, क्योंकि पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वो नीचे की तरफ रिसता है, जब रिसेगा तो नीचे जाएगा तो अपने साथ सॉइल के कंपोनेंट्स भी ले जाता है। इतनी सी बात और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी वन एरियाज, वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज मैं आपको पहले बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ये बता रहा हूं। इक्वेटोरियल रेनी एरियाज मतलब इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर के आसपास जो एरिया होता है वहां पे लगभग डेली बारिश होती है। ठीक है, क्यों होती है ये हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे। वहां पे लगभग डेली बारिश होती है, उसको हम आफ्टरनून शावर कहते हैं। सुबह बहुत गर्मी पड़ती है, एवापोरेशन होता है, भाप बन के ऊपर जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है तो बारिश होने लगती है। 12 बजे के उसको बोलते हैं आफ्टरनून शावर। 12 बजे के बाद वहां क्या बोलते हैं, बारिश होने लगती है। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखिए इक्वेटोरियल वेट एरियाज में बारिश बहुत ज्यादा होती है। इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, वहां इसीलिए होता है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो पेड़ पौधे तो हो ही जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट क्लाइमेट्स जैसे कि इक्वेटोरियल वेट एरियाज है, इक्वेटोरियल एरियाज है, उनमें क्या होता है रेनी एरियाज में विद हाई रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल बहुत हाई हो रही है तो वो परकोलेशन ऑफ वाटर होगा। नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एक्सेट्रा बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल। वो कह रहे हैं कि जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनरल्स के कैल्शियम, मैग्नी, अब सॉइल है, सॉइल तो मिनरल से बन, सॉइल रॉक से बनी है, रॉक्स मिनरल से बना था, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रॉक्स मिनरल से मिलकर बना होता है, तो इसके मतलब सॉइल में भी मिनरल्स है। तो जब ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, पानी उन मिनरल्स को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, ये बात पता समझा दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी मिनरल्स के साथ साथ सिलिका भी ले जाता है, जो कि सॉइल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कंपोनेंट होता है, सिलिका भी ले जाएगा। ये बात ध्यान रखना, वेट इक्वेटोरियल एरियाज में ऐसा होता है। ठीक है, समझ आ गया। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल इज नोन एज डीसिलिकेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब सिलिका रिमूव हो जाती है सॉइल से तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसिलिकेशन। इन सभी डेफिनेशन को आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, जब इक्वेटोरियल रीजन पे क्वेश्चन आएगा ना तो ये सब चीजें आप लिख दोगे हाईलाइट करके के ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके, तो अब मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं घुसा देते हैं चीजें, कैसे घुसाएंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डीसिलिकेशन, सिंपल सी बात है, वेट इक्वेटोरियल एरियाज में जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे पानी ना सिर्फ मिनरल्स अपने साथ ले जाता है बल्कि सिलिका को भी ले जाता है, और इस प्रोसेस को हम डीसिलिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। वेट क्लाइमेट्स की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं ड्राई क्लाइमेट्स की, कि ड्राई क्लाइमेट्स में क्या क्या होता है, कैसे प्रेसिपिटेशन जो इम्पैक्ट डालती है सॉइल फॉर्मेशन में। आइए देखते हैं। इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट्स हैं तो टेम्परेचर हाई होता है, इवेपोरेशन एक्सीड्स, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर ड्राई क्लाइमेट है और टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन वहां पे ज्यादा होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक है, एंड हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन। क्या होगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मान लीजिए सरफेस है, इस पे बारिश पड़ी, थोड़ी पड़ी, पानी भर गया, अब फिर दोबारा गर्मी हो गई तो इवेपोरेशन होने लगा, वो पानी हमारे जो सन है, सूरज भाई साहब, उन्होंने सब सोख लिया, वहां बन गया। तो अब क्या होगा, जमीन सूख गई है, जमीन तो सूख गई है, तो अब जमीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी भाप बनने लगेगा, जमीन नीचे तक सूख जाएगी। समझ रहे हैं ना, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खोदने के बाद आपको पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की भी जमीन सीख जाती है,
ऊपर की जमीन भी पानी टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर जो वो भी इवेपोरेट होने लगता है। अब आप कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर कैसे इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी के अंदर, जी हाँ होता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अरे यार सिंपल सी बात है, ये सॉइल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपका होता है, पता है, ये पता है ना। अब मानो यहां पे पहले पानी था ऊपर, वो पानी सूख गया, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब पानी कहां पे, यहां पे है, ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल से पानी कम होगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल क्योंकि इससे टच हो रहा है, तो वो इधर वाला मॉलिक्यूल, एक नंबर का मॉलिक्यूल दो नंबर वाले से पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जब वो दो नंबर वाले से पानी एब्जॉर्ब करेगा, दो नंबर में कम हो जाएगा, तो वो तीन नंबर वाले से एब्जॉर्ब करेगा, तीन नंबर वाले कम होगा, चार नंबर वाले से कम कर लेगा, फिर चार नंबर में कम होगा, पांच नंबर, छह नंबर, और फिर जो सोर्स अंडरग्राउंड वाटर का वहां से वो एब्जॉर्ब करेगा, जब तक ये पानी नीचे का खाली नहीं हो जाता। तो ये एक तरह का एक चेन चल जाती है, एक पाइप जैसे पानी चलता है ना, उस तरीके की चल जाता है, जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। समझ गए? आगे आपको कैपिलरी एक्शन समझ कैसे होता है, तो इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर भी इवेपोरेट हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जहां पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे कैपिलरी एक्शन की वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एंड इन दिस प्रोसेस वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स इन सॉइल। अब ये क्या बोल रहा है, जब जहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा थी तो वहां पे उसकी जो सॉइल के मिनरल्स थे वो पानी अपने साथ ले जा रहा था। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि क्योंकि पानी तो उड़ गया, भाई मिनरल्स कहां है, पानी में, सॉइल के ऊपर पानी है ना, सॉइल के ऊपर पानी पड़ा, अब वो नीचे से भी आ सकता है, ठीक है, नीचे से भी आ रहा है, तो क्या हुआ, ऊपर के जो मिनरल्स थे वो इस पानी में घुले हुए हैं, लेकिन पानी एवापोरेट हो गया, तो वो मिनरल्स जो सॉल्ट जो वो यहीं रह जाते हैं और एक पपड़ी जैसी क्रस्ट जैसी बना लेते हैं। क्रस्ट मतलब दूध के ऊपर मलाई की क्रस्ट नहीं होती है, क्रस्ट वाला पिज्जा खाया ना, थिन क्रस्ट पिज्जा, थिक क्रस्ट पिज्जा, तो वो क्रस्ट ही होता है, ऊपर पपड़ी टाइप होती है वो, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं। तो वो क्या होती है, सॉइल के ऊपर सॉल्ट जो वो वहीं रह जाते हैं, तो सॉइल के ऊपर सॉल्ट रह जाते हैं, पानी उड़ जाता है। समझ आ गए, समझ आया? सच सॉल्ट्स फॉर्म इन क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्ड पैंस। इन सॉल्ट्स को जो सॉल्ट्स हैं जो कि क्रस्ट बनाए जिन्होंने सॉइल के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हार्ड पैंस बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनको हम हार्ड पैंस बोलेंगे, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। चलिए आगे, कैसे बनते हैं हार्ड पैंस, जब जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है वहां पे पानी तो सूख जाता है, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी में मिले हुए जो सॉल्ट्स है वो वहीं रह जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो सॉल्ट्स फिर पूरी सॉइल के ऊपर परत की तरह बिछा लेते हैं, क्रस्ट की तरह बन जाते हैं, जो जिसको कि हम हार्ड पैंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में एंड इन एरिया विद इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन, जहां पे प्रेसिपिटेशन इंटरमीडिएट होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, और जहां पे प्रेसिपिटेशन जो इंटरमीडिएट होती है, वहां पे क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशंस, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। जहां पे ट्रॉपिकल एरियाज में या जिन एरियाज में प्रेसिपिटेशन जो है वो इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन, मतलब बारिश ना ज्यादा होती है ना कम होती है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स बन जाते हैं, और उन नोड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कंकर, KNKER, कंकर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा एक वर्ड है, आपको याद रहे, आप कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने वाली चीज है। यहां तक जो है खत्म हो गया। अब हम अगला पढ़ते हैं, क्या, प्रेसिपिटेशन के दोनों हो गए, वेट क्लाइमेट भी हुआ, ड्राई क्लाइमेट भी हुआ। अब जब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड चीजें हमने पढ़ ली, जितनी भी थी, दो ही थी, एक तो जो वेट क्लाइमेट्स के बारे में, ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में, जहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा है और जहां प्रेसिपिटेशन कम है। अब टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर में भी वही है, टेम्परेचर इज ऑल्सो, टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज, दो वेज में काम करता है। वो दोनों कौन कौन से हैं, या तो वो इंक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा, क्या, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो टेम्परेचर है उसका इंपैक्ट पड़ता है केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पे, ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, या तो उसको बढ़ा देगा या उसको घटा देगा। फिजिकल पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, फिजिकल वेदरिंग पे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल एक्टिविटीज इंक्रीज इन हाई टेम्परेचर्स,
जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिड्यूसिंग कूलर टेम्परेचर, और जहां पे टेम्परेचर कम होता है, कूलर टेम्परेचर होते हैं, वहां पे एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, विद इन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन। सिर्फ कार्बोनेशन इसका एक्सेप्शन है, कार्बोनेशन उल्टा होता है, कार्बोनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बोनेशन एक एक्सेप्शन है, इतना याद रखिए, ठीक है। एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन, क्या बोल रहा है कि केमिकल एक्टिविटीज जो है वो हाई टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाती है, कूलर टेम्परेचर में रिड्यूस हो जाती है, और फ्रीजिंग टेम्परेचर में बिल्कुल स्टॉप हो जाती है केमिकल एक्टिविटीज। याद रहेगा, एक्सेप्शन है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन पे इतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो अलग ही चल रहा है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल्स। तो यही रीजन है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे प्रोफाइल जो होती है वो डीपर होती है, मतलब सॉइल डेवलप ज्यादा होती है, मतलब सॉइल की डेप्थ जो होती है ज्यादा होती है, जो मेंटल होता है वेदरिंग वो ज्यादा गहरा होता है, उसकी डेप्थ ज्यादा होती है, सॉइल नीचे तक डेवलप होती है, ठीक है, समझ आ गया। एंड इन फ्रोजन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन मतलब ठंडे इलाके, जो फ्रोजन टुंड्रा रीजन सॉइल्स है कंटेन लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल, वहां पे लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल ही होते हैं, वहां पे सॉइल प्रोफाइल अच्छे से डेवलप नहीं होती है ठंडे रीजन में, समझ आ गया। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां पे कमी हो जाती है। तो इतना जो एनसीईआरटी में लिखा था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रेसिपिटेशन का रोल क्या है और टेम्परेचर रोल क्या है, बेसिकली क्लाइमेट का रोल क्या है सॉइल फॉर्मेशन में। समझ आ गया यहाँ तक, आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। कुछ अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।